नमस्कार, जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत पहले पार्ट को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही हम फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और कौन कौन से सेंटेंस की सिंटैक्स या स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनाई जाती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात कोई भी एक्शन, इवेंट या सिचुएशन, अर्थात कोई घटना या कोई कार्य या कोई स्थिति जो कि फ्यूचर में शुरू हो या फ्यूचर में ही वो खत्म हो। कहने का आशय जिसका प्रेजेंट और पास्ट से कोई तात्पर्य ना हो, यानी ऐसा कोई वाक्य हमको मिले जिससे कि हमें उससे अनुमान लगे या उसका भाव निकले कि वो कार्य फ्यूचर में होगा या फ्यूचर में शुरू होगा या फ्यूचर में ही संपन्न होगा, अर्थात समाप्त होगा, एंड होगा। तो ऐसे जब वाक्य हमें मिलते हैं तो उसे हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट माने अनिश्चित भविष्यकाल, अर्थात कोई भी घटना हो जिसकी एक अनिश्चितता हो। जैसे मैं जाऊंगा, यानी आई शैल गो, तो एक निश्चित नहीं है कि कब जाएगा कब नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा सिर्फ एक सूचनार्थ वाक्य हो, तो इनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की सामान्य रूप से पहचान होती है, कोई भी वाक्य होता है उसके अंत में या क्रिया के अंत में कह दें तो गा, गी, गे, या ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या ता होऊंगा, ते होएंगे, या ती होएगी। इस प्रकार से हमको मिलता है। तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का भाव देते हैं, लेकिन बोलने में और लिखने में शैल और विल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैं जाने को हूँ, तो यहाँ कहेंगे आई एम टू गो, तो यहाँ पर शैल विल का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि एम का प्रयोग किया गया है, आई एम टू गो। तो इसका आशय होगा मैं जाने वाला हूँ या मुझे जाना है या मैं जाने को हूँ। तो कहने का आशय अभी नहीं गया बल्कि फ्यूचर में, भविष्य में जाऊँगा। तो इसे हम शैल विल का प्रयोग करके भी बना सकते हैं या हम इज, आर, एम, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके भी बना सकते हैं। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम गोइंग टू यानी इज, आर, एम के साथ गोइंग टू का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं बाइक खरीदने वाला हूँ या मैं बाइक खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करते ऐसे सेंटेंस में, बल्कि इसका ट्रांसलेशन इज, आर, एम और गोइंग टू का प्रयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ होगा इसका अंग्रेजी में अनुवाद आई एम गोइंग टू बाय अ बाइक, यानी मैं एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ यानी खरीदूंगा। और इसी प्रकार से हम अबाउट टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को विदाउट शैल विल के बना सकते हैं। जैसे मैं जाने को ही हूँ, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है जैसे कि आई एम टू को बनाया था यानी मैं जाने को हूँ, और यहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग कर देंगे तो इसका आशय हो जाएगा कि भविष्य में कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है। जबकि एम और टू का प्रयोग किया था, जहाँ अबाउट टू का प्रयोग नहीं किया था, तो उस सेंटेंस का आशय हो जाएगा कि फ्यूचर में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घटना होना है या एक्शन होना है। तो यहाँ हो जाएगा आई एम अबाउट टू गो, अर्थात मैं जाने को ही हूँ या मैं जाने ही वाला हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ कंडीशनल क्लाउज होते हैं, यानी कि ऐसे उपवाक्य होते हैं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में होते हैं। यानी एक सेंटेंस हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो दूसरा क्लाउज हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ऐसे सेंटेंस जो होंगे क्लाउज से युक्त, तो जो भी हमारा क्लाउज इफ, अनलेस, एलोंग एज,
एज सून एज, टिल, अनटिल या व्हेन या इवन इफ, बिफोर या आफ्टर, इनसे शुरू हो तो उस क्लाउज को हम कभी भी फ्यूचर के शैल और विल के साथ में नहीं बनाते हैं, बल्कि उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं यदि हमारा एक क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो जैसे इफ के साथ में यदि हम बनाएंगे तो उसका अर्थ तो हमें गा गी गे का मिलेगा, लेकिन उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा, तो ही विल पास, यानी इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में कॉमा हमको ध्यान रखना है। यदि हमने इफ का प्रयोग पहले क्लाउज में कर दिया है तो, और यदि शैल विल युक्त बाद वाला क्लाउज हम पहले लिखेंगे तो हम बीच में इफ, अनलेस या आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, इवन इफ इनको जोड़ सकते हैं, तो कॉमा की आवश्यकता वहां नहीं पड़ेगी। जैसे कि आई विल लव यू एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी जब तक मैं जीवित रहूंगा या जीऊंगा तो मैं आपको स्नेह करूंगा। तो यहां पर एज लॉन्ग एज का प्रयोग हमने दोनों क्लाउज के बीच में किया है, तो जिसके साथ में एज लॉन्ग एज का प्रभाव अधिक है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। जैसे कि यहां एज लॉन्ग एज आई लिव लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हम विदाउट शैल विल के भी करते हैं और उसका सेंस हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का ही मिलता है। अब हम इस टेंस को सामान्य रूप से, जैसा कि हम व्याकरण की दृष्टि से या स्ट्रक्चर के अनुसार समझते हैं, तो हम सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर या सिंटैक्स के साथ में कैसे इसके सेंटेंस बनाएंगे उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। वैसे अधिकांशतः आजकल या कहें कि मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का प्रयोग अधिक प्रचलन में हो गया है। शैल का प्रयोग ना के बराबर या हम कह देंगे कि उसका लोप ही कर दिया गया है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि आई और भी यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं और इसके अलावा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो विशेष कंडीशन होती है, जैसे कि कोई प्रॉमिस हो या थ्रेड हो या डिटर्मिनेशन हो, यानी कि धमकी दी हो या कोई इरादा या वादा किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम ठीक शैल विल का प्रयोग विपरीत रूप से कर देते हैं। जहां आई भी के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर हम इनके साथ में विल का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा वाक्य एम्फेसिस हो जाता है। और अदर पर्सन्स के साथ में जैसे यू है, ही है, सी है, इट है, नेम है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, इन सब के साथ में हम शैल का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि वाक्य को एम्फेसिस बनाने के लिए या प्रॉमिस, थ्रेड या डिटर्मिनेशन का भाव व्यक्त करने के लिए। और सामान्य रूप से बताया है कि आई और भी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि छात्रों को ग्रामेटिकल या कॉम्पिटिटिव लेवल पर कोई परेशानी होती है तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल लिख देंगे तो आई शैल भी हो जाएगा, आई विल भी हो जाएगा वो। इसी प्रकार से ही प्रोनाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे ही पर और डबल एल कर देंगे तो यहाँ पर शैल और विल दोनों का भाव हो जाएगा, तो हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इससे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी आसानी से बच जाते हैं। शैल और विल इनकी नेगेटिव फॉर्म को विशेष ध्यान रखना है। तो शैल का जो भी नेगेटिव फॉर्म होगा तो उसको हम संक्षेप में सेंट बोल देते हैं, SHANT, और विल का नेगेटिव हो जाता है वांट, यानी विल नॉट। यानी शैल और विल के साथ में जब नॉट का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे उनके संक्षिप्त फॉर्म होते हैं, सेंट और वांट।
तो नेगेटिव सेंटेंस में हम इनका प्रयोग बोलचाल की दृष्टि से और ग्रामेटिकल दृष्टि से भी करते हैं। अब हम इस टेंस को सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर बना करके समझेंगे। तो पहला हम लेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसकी सिंटेक्स सब्जेक्ट से शुरू होगी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक का यूज करेंगे और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, उससे छात्र सभी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल। तो यहाँ शैल का प्रयोग आई के साथ में एक समान अर्थ के रूप में किया गया है। अब यही कह दिया जाए कि मैं विद्यालय जरूर जाऊंगा, तो यहाँ वाक्य हमारा एम्फेसिस हो गया है। तो आई के साथ में हम शैल के स्थान पर विल का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो आई विल गो टू स्कूल। अब दूसरा सेंटेंस हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी सिंटैक्स होगी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, या हम कह दें सेंट या वांट में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसे मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब तीसरा प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम समझेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यस नो आंसर टाइप और WH वर्ड टाइप। तो यहाँ पर पहला हम लेंगे यस नो आंसर टाइप की सिंटेक्स और उसका एग्जाम्पल। तो इसकी सिंटेक्स हेल्पिंग वर्ब को पहले रख करके हम बनाते हैं। तो यहाँ पर शैल और विल वाक्य के आरंभ में लिख देंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की सिंटेक्स हो जाएगी। जैसे क्या तुम विद्यालय जाओगे? तो सिंटेक्स के अनुसार हम पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। तो यू के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विल यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन लेंगे। तो WH वर्ड टाइप क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन में सिर्फ एक अंतर होता है कि WH वर्ड हमारा वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है, और जो कि तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की भांति ही इसकी भी सिंटेक्स या स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल और विल और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे वह विद्यालय कब जाएगा? तो कब अर्थात व्हेन। तो सबसे पहले हम व्हेन को लिखेंगे। तो व्हेन विल ही गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब चौथे प्रकार का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसे हम करेंगे सिंटेक्स के अनुसार। तो इसमें भी दो टाइप हो जाएंगे, यस नो आंसर टाइप और WH वर्ड टाइप। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसा कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दोनों बनाए थे टाइप यस नो और WH वाले, तो ठीक उसी प्रकार से हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव के भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। केवल ध्यान रखना होता है कि जब भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ हों तो वहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होता है। तो पहला यस नो आंसर टाइप, इसकी सिंटेक्स होगी सबसे पहले हम शैल विल को लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के रूप में क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा? तो यहाँ पर प्रश्न हो गया क्या और नहीं हो गया यानी कि नेगेटिव। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा विल ही नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा लेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले WH वर्ड होगा, प्लस शैल या विल में से कोई एक लगेगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम या वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा? तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, व्हाई
विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर WH वर्ड वाई हुआ, जिसे कि हमने सेंटेंस के आरंभ में लिखा और इसके बाद में शैल और विल का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हम ये चारों सेंटेंस को बनाते हैं। अब कभी कभी हमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या ता होऊंगा, ते होएंगे, ती होएगी, इस प्रकार से भी वाक्य हमें मिल जाते हैं। तो उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ बोलचाल की दृष्टि से हम इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो जैसे वह विद्यालय जाता होगा, तो सेंस इसका वही है कि वह विद्यालय जाएगा। कहने का आशय कि वह भविष्य में विद्यालय जाता होगा, यानी विद्यालय वो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ही विल गो टू स्कूल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले इसी प्रकार से और भी बेहतर वीडियोज आपको मिलते रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।